Good morning, dear students. Today we will revise all the topics we had already studied in the molecular basis of inheritance. जो अभी तक हमने स्टडी किया है रेप्लिकेशन तक, वो सारा हम रिवाइज करेंगे आज दोबारा से ब्रीफ में. तो कोई अगर आपका डाउट है तो वो भी उसमें इंक्लूड हो जाएगा. साथ में अगर आप इसको एक तरीके से जो रिवीजन लेक्चर है इसको देखते हैं तो आपका जितना भी ये कंटेंट है वो थोड़े से टाइम के अंदर ब्रीफ हो सकता है. ये भी कह सकते हैं जब आपको यूटी के लिए या इस तरीके क्लास टेस्ट के लिए प्रिपेयर करना होता है तो उस टाइम पे भी आप अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट करने के बाद अगर इस लेक्चर को देखते हैं तो आपको एक क्विक रिवीजन भी इससे मिल जाएगा. तो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था इनहेरिटेंस का मतलब होता है ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग. ये हम 5th चैप्टर में ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं. मॉलिक्यूलर बेसिस अब 5th चैप्टर में हमने पढ़ा था कि जो ट्रांसमिशन है कैरेक्टर्स का मेंडल के अकॉर्डिंग फैक्टर्स होते हैं, मॉर्गन के अकॉर्डिंग क्रोमोसोम्स होते हैं क्योंकि उन्होंने एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन किया था जो सुटन और बोवेरी ने बताया था उसके अकॉर्डिंग. तो उस चैप्टर से हम एक कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि जो ट्रांसमिशन है कैरेक्टर्स का उसको या तो जीन्स कैरी करते हैं या क्रोमोसोम्स कैरी करते हैं, या जीन्स जो कि क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट होते हैं वो उसको ट्रांसमिट करते हैं. सो जीन्स, फैक्टर्स और क्रोमोसोम, दीज आर द फिजिकल बेसिस ऑफ द ट्रांसमिशन और द फिजिकल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस. ये फिजिकल बेसिस है जो कैरेक्टर्स को पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग तक लेके जाते हैं. लेकिन अब हमें स्टडी करना मॉलिक्यूलर बेसिस. मॉलिक्यूलर बेसिस का मतलब उसकी केमिकल नेचर क्या है, वो किस मॉलिक्यूल का बना हुआ है, डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, किस मॉलिक्यूल का जेनेटिक मटेरियल या वो जो क्रोमोसोम्स है, जीन्स है, वो किस मटेरियल के बने हुए हैं जो कैरेक्टर को आगे लेके जाते हैं. तो इसीलिए इस चैप्टर का जो टाइटल है वो है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस. सबसे पहले जो टॉपिक इसमें आता है वो आता है हमारे पास डीएनए. डीएनए दैट इज अ पॉलीमर ऑफ डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स. डीएनए डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स. न्यूक्लियोटाइड्स यहाँ पे मोनोमर यूनिट होती है. डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड इसके एक मोनोमर यूनिट है. मोनोमर यूनिट का मतलब होता है द स्मॉलेस्ट यूनिट विच व्हेन रिपीटेड अगेन एंड अगेन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ अ पॉलीमर. एक सबसे छोटी यूनिट जो जब बार बार रिपीट होती है तो एक बड़ा पॉलीमर, बड़ी चेन बन जाती है तो उसको हम बोलते हैं मोनोमर. यहाँ पे डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड एक मोनोमर यूनिट है, उसी का पॉलीमर होता है पॉलीमर डीएनए. सो पॉलीमर ऑफ डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड दैट इज द डीएनए. अब एक डीएनए मॉलिक्यूल के अंदर कितने न्यूक्लियोटाइड्स होंगे वो रिप्रेजेंट करते हैं लेंथ ऑफ डीएनए की. लेंथ ऑफ डीएनए, डीएनए की लेंथ कितनी होगी दैट इज नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स. और डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स, नंबर ऑफ डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स, कितने डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स होंगे वो रिप्रेजेंट करते हैं लेंथ ऑफ डीएनए को. अगर इसको हम सिंगल स्टैंडर्ड के फॉर्म में भी ले सकते हैं कि अगर डीएनए सिंगल स्टैंडर्ड है तो जस्ट हम डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स का नंबर काउंट कर लेते हैं, पता चल जाता है. अगर डीएनए डबल स्टैंडर्ड है जो जनरली होता है डबल स्टैंडर्ड, तो यहां पे न्यूक्लियोटाइड्स की बजाय हम टर्म यूज करते हैं बेस पेयर्स. जो बेस पेयर्स है दैट इज अ पेयर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स. एक पेयर ऑफ न्यूक्लियोटाइड को काउंट करते हैं तो दो स्टैंड है, एक यहाँ पे बेस पेयर है तो उसके अपोजिट, सॉरी एक यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड है तो उसके अपोजिट दूसरा न्यूक्लियोटाइड होगा. एक बेस पेयर हो गया, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरीके से काउंट करते हैं कितने बेस पेयर प्रेजेंट होंगे वो रिप्रेजेंट करते हैं लेंथ ऑफ डीएनए की. डीएनए की लेंथ स्पेसिफिक होती है हर ऑर्गेनिज्म के लिए. इकोलाई में अलग होता है, जो दूसरे बैक्टीरिया उसमें अलग होता है, वायरसेस में अलग होता है, ह्यूमन बीइंग में अलग है. जैसे इकोलाई में मैंने आपको बताया था इकोलाई के अंदर जो बेस पेयर है उसका अमाउंट होता है 4.6 इंटू 10⁶ बेस पेयर. इतनी लेंथ, इतने सारे बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं इकोलाई के अंदर. बैक्टीरियोफेज की बात करें, बैक्टीरियोफेज 174 5386 इतने न्यूक्लियोटाइड्स वहां पे प्रेजेंट थे जो कि वो सिंगल स्टैंडर्ड था. तो जो भी बेस पेयर होते हैं न्यूक्लियोटाइड से उसका कितना नंबर है वो रिप्रेजेंट करता है लेंथ ऑफ डीएनए को. अगर हमारी सेल की बात करें, ह्यूमन सेल की, हमारी सेल के अंदर डबल सेट होता है क्रोमोसोम्स का, यानी कि 2n. अगर 2n वाली सेल में 46 क्रोमोसोम जिस सेल में प्रेजेंट है, अगर उसमें लेंथ
उसमें डीएनए के बेस पेयर को काउंट किया जाए तो वो आता है हमारे पास 6.6 इंटू 10⁻9 बेस पेयर्स। और अगर हैप्लॉइड सेल है, जैसे कोई गैमेट है, स्पर्म सेल है या ओवम है, तो उस केस में नंबर होता है 3.3 इंटू 10⁻9 बेस पेयर। तो लेंथ जो डीएनए की है वो नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स या बेस पेयर्स के ऊपर डिपेंड करती है। कितने बेस पेयर होंगे उसके हिसाब से डीएनए की लेंथ होती है, और जो कि काफी स्पेसिफिक होती है। नेक्स्ट जो पार्ट हमने स्टडी किया था वो था स्ट्रक्चर ऑफ अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड। स्ट्रक्चर ऑफ अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड, जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड है उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है। तो अगर हम एक न्यूक्लियोटाइड की बात करें जो कि एक मोनोमर यूनिट है, न्यूक्लियोटाइड के अंदर 3 पार्ट होते हैं, पेंटोज शुगर, फॉस्फेट ग्रुप एंड नाइट्रोजन बेस। ये 3 चीजें जब मिलती हैं तो एक न्यूक्लियोटाइड बनता है। अगर पेंटोज शुगर और अगर 2 चीजें प्रेजेंट है, पेंटोज शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस, ये 2 चीजें अगर जुड़ी हुई हैं आपस में, तब इसको बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड, ये एक न्यूक्लियोसाइड है। अगर इस न्यूक्लियोसाइड में फॉस्फेट भी ऐड हो जाता है तब ये बन जाता है न्यूक्लियोटाइड। ये हमने स्टडी किया था। तो पेंटोज शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस दैट इज अ न्यूक्लियोसाइड। जब फॉस्फेट भी उसमें ऐड हो जाता है तब ये बन जाता है न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोटाइड के अंदर ये 3 चीजें प्रेजेंट होती हैं। पेंटोज शुगर की बात करें तो पेंटोज मींस इसके अंदर 5 कार्बन की चेन होती है। अब 5 कार्बन की जो चेन होती है वो 2 तरह की होती है, क्योंकि न्यूक्लिक एसिड 2 तरह के होते हैं, डीएनए एंड आरएनए। तो यहां पे जो पेंटोज शुगर है वो भी 2 तरह की होती है, राइबोस एंड डीऑक्सीराइबोस। राइबोस C5H10O5, डीऑक्सीराइबोस C5H10O4। यानी कि एक ऑक्सीजन कम होती है डीऑक्सीराइबोस में, इसलिए वर्ड यूज किया गया डीऑक्सी। तो दोनों के अंदर कार्बन का नंबर सेम होता है, हाइड्रोजन का नंबर सेम होता है, सिर्फ ऑक्सीजन के नंबर में डिफरेंस होता है। तो पेंटोज शुगर 2 तरह की होती है। अब जो राइबोज शुगर है दैट इज प्रेजेंट इन आरएनए, राइबोन्यूक्लिक एसिड, और डीऑक्सीराइबोज शुगर प्रेजेंट होती है डीएनए में, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। तो पेंटोज शुगर 2 तरह की होती है और वो अलग अलग तरह के मॉलिक्यूल्स में प्रेजेंट होती है। फॉस्फेट ग्रुप की अगर हम बात करें, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है फॉस्फेट ग्रुप का, H3PO4। नाइट्रोजन बेस जो है वो 4 टाइप्स के होते हैं, या ये कह सकते हैं 5 टाइप्स के होते हैं, दोनों को मिला के, डीएनए प्लस आरएनए को मिला के। नाइट्रोजन बेस, नाइट्रोजन जो बेस है वो 2 तरह के होते हैं, प्यूरिन्स एंड पायरिडिन्स। जो प्यूरिन्स है वो डबल रिंग्ड होते हैं, 2 रिंग उनके अंदर प्रेजेंट होती है, और उसके 2 जो मेंबर है इसके अंदर आता है वो है एडेनिन एंड गुआनिन। जबकि पायरिडिन्स की अगर हम बात करें तो यहां पे यूरासिल, थायमिन एंड साइटोसिन, ये 3 तरह के नाइट्रोजन बेस पायरिडिन क्लास के अंदर इंक्लूड होते हैं। प्यूरिन में एडेनिन और गुआनिन की बात करें तो इनका अपना एक डेफिनेट स्ट्रक्चर होता है, और इनके अंदर
क्योंकि ये हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है। हेट्रोसाइक्लिक का मतलब जिसमें कार्बन के अलावा दूसरे एटम भी प्रेजेंट होते हैं, तो इसलिए इनको हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड बोलते हैं। एडेनिन या ग्वानिन के अंदर 1, 3, 7 और 9 जो ये 4 पोजीशंस होते हैं, यहां पे नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। ये 4 पोजीशन है जहां पे नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। पायरिडिन्स की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे ये सिंगल लिंक्ड कंपाउंड होते हैं और इसमें 1 और 3 जो पोजीशन होती है वहां पे नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। तो इनमें माइनर डिफरेंसेस होता है जो हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। तो ये डिफरेंट टाइप के नाइट्रोजन बेसिस होते हैं जो प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लिक एसिड के अंदर। अगर हम आरएनए की बात करते हैं तो आरएनए के अंदर जो नाइट्रोजन बेसिस है वो एडेनिन है, ग्वानिन होता है, साइटोसिन एंड यूरासिल, ये 4 प्रेजेंट होते हैं। जबकि अगर डीएनए की बात की जाए तो डीएनए के अंदर एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड थाइमिन जो कि 5 मिथाइल यूरासिल होता है, यानी कि 5th पोजीशन पे एक मिथाइल ग्रुप ऐड हो जाए यूरासिल पे तो बन जाता है थाइमिन। तो यहाँ पे भी 4 नाइट्रोजन बेस है और आरएनए के भी अंदर 4 नाइट्रोजन बेस होते हैं। टोटल मिला के 5 होते हैं। जो वेरी करता है वो यूरासिल और थाइमिन का वेरिएशन होता है, बाकी 3 ए, जी, सी ये तीनों के अंदर दोनों के अंदर कॉमन होते हैं। अब अगर हम एक न्यूक्लियोटाइड को बनाना चाहे तो किस तरीके से न्यूक्लियोटाइड बन सकता है? सबसे पहले एक पेंटोज शुगर होती है, जितने भी कॉर्नर्स है यहाँ पे 4 कॉर्नर्स पे कार्बन प्रेजेंट है, OH एंड H। अगर डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड हम बनाना चाहें डीएनए के लिए तो यहाँ पे ऑक्सीजन शो नहीं करेंगे सेकेंड प्राइम कार्बन पे। इस तरीके से इसको हम लिख सकते हैं, ये हो गया डीऑक्सीराइबोज शुगर। डीऑक्सीराइबोज शुगर बनने के बाद अब इसकी जो फर्स्ट प्राइम कार्बन है, ये फर्स्ट प्राइम है, ये सेकेंड प्राइम, ये थर्ड प्राइम, ये फोर्थ प्राइम और ये 5th प्राइम, यानी कि ये प्राइम जहां पे हम बोलते हैं कार्बन के जो कार्बन होता है, जैसे फर्स्ट पोजीशन की जो कार्बन है उसके ऊपर एक डैश लगा होता है जिसको प्राइम बोलते हैं। फर्स्ट प्राइम, सेकेंड प्राइम, थर्ड प्राइम, 4 प्राइम एंड 5 प्राइम कार्बन एटम। तो फर्स्ट प्राइम कार्बन के ऊपर जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है वो इंटरेक्ट करता है एक नाइट्रोजन बेस के साथ में। अब जो नाइट्रोजन बेस है वो प्यूरिन भी हो सकता है और पायरिडिन भी हो सकता है। एडेनिन, ग्वानिन कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ पे हमने एडेनिन मान लिया है। एडेनिन यहाँ पे जुड़ा हुआ है। इसकी जो 9th नंबर नाइट्रोजन होती है वो इसकी फर्स्ट कार्बन के साथ जुड़ जाती है और इस पूरी रिएक्शन में एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है। इसलिए नाइट्रोजन एटम का जो हाइड्रोजन है और यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है जो फर्स्ट प्राइम कार्बन के ऊपर प्रेजेंट है, इनके बीच में जो बॉन्ड बनता है उसको बोलते हैं एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो ये बॉन्ड बनता है एक पेंटोज शुगर के बीच में और नाइट्रोजन बेस के बीच में। तो जहां पे डिहाइड्रेशन से कार्बन के हाइड्रोक्सिल ग्रुप और दूसरे एटम जो दूसरा ग्रुप है उसके नाइट्रोजन के बीच में जब ये बॉन्ड बनता है तो इसको हम एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बोलते हैं। साथ में अब बात करते हैं, ये बन गया हमारे पास न्यूक्लियोसाइड। ये एक न्यूक्लियोसाइड है, इसको हम बोलते हैं एडिनोसाइन, क्योंकि यहाँ पे एडेनिन यूज किया गया है। अब जो 5 प्राइम कार्बन है इसके ऊपर से अगर यहां पे ऐड कर लेते हैं फॉस्फेट, ये फॉस्फेट ग्रुप है। फॉस्फेट ग्रुप जब इसके साथ इंटरेक्ट करता है तो यहां पे एक वाटर मॉलिक्यूल फिर से निकल जाता है। ये कार्बन अब इसके साथ जुड़ जाता है। अगर अब हम इसको कंपेयर करें, ये वाला पार्ट C डबल बॉन्ड O और R, तो इसको हम बोलते हैं एस्टर बॉन्ड। जैसे जनरली एस्टर बॉन्ड को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो बिल्कुल वैसे ही कॉन्फ़िगरेशन यहां पे आ रही है। C की बजाय P आ गया है, P डबल बॉन्ड O आ गया है यहाँ पे, फिर O आ गया है, उसके बाद R में ये पूरा ग्रुप आ गया है, तो इसको हम बोलते हैं फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। अब ये पूरा जो मॉलिक्यूल है ये बन गया है एक न्यूक्लियोटाइड।
जिसको हम बोलते हैं डीऑक्सी एडेनोस, ये तो हो गया डीऑक्सी एडेनोसाइन, ये डीऑक्सी एडेनोसाइन मोनोफॉस्फेट, डीऑक्सी एडेनोसाइन मोनोफॉस्फेट, ये एक डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड है। अब डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड में जो नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड ऐड होते हैं वो 3 प्राइम कार्बन के हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ ऐड करते चले जाते हैं, लगातार नए नए ग्रुप जुड़ते रहते हैं, नए नए न्यूक्लियोटाइड जुड़ते रहते हैं और एक पूरी चेन बन जाती है। अब इस पूरी चेन में यानी कि जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनी है, इसमें जो 5 प्राइम कार्बन है, उस 5 प्राइम कार्बन पे ये वाला जो फॉस्फेट ग्रुप है ये बिल्कुल फ्रीली प्रेजेंट है, किसी के साथ इंटरेक्ट नहीं कर रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं 5 प्राइम एंड ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। लास्ट में मान लेते हैं यहां पे हमारे पास ये लास्ट न्यूक्लियोटाइड है और इसमें ये 3rd प्राइम कार्बन है। 3rd प्राइम कार्बन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है, यहाँ पे चेन खत्म हो जाती है। तो 3 प्राइम एंड पे जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है उसके पास में फ्री अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट रहता है, वो किसी से इंटरेक्ट नहीं करता, तो इसको बोलते हैं 3 प्राइम एंड ऑफ द चेन। तो इस तरीके से जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है उसका एक एंड जहां पे फ्री फॉस्फेट होता है वो 5 प्राइम एंड होता है और जहां पे फ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है वो 3 प्राइम एंड होता है। सेकेंड थिंग, सुगर फॉस्फेट सुगर, फिर फॉस्फेट आ जाएगा, फिर सुगर आ जाएगी, तो ये बनाते हैं बैकबोन। और जो नाइट्रोजन बेसिस है वो अंदर की तरफ प्रोजेक्ट होते हैं, क्योंकि डबल स्ट्रैंडेड होता है डीएनए, तो 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होती है और दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन के जो नाइट्रोजन बेसिस है वो अंदर की तरफ प्रोजेक्ट होते हैं। अब इस जो डबल पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है इसके अंदर ये जो स्ट्रक्चर है स्टेबलाइज हो जाता है, तो इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है डीएनए का। अब ये जो स्ट्रक्चर है इसकी एक्सप्लेनेशन या कंप्लीट जो इंफॉर्मेशन वो किसने प्रोवाइड की थी, कैसे इसके स्ट्रक्चर की डिटेल हमारे सामने आई थी। तो जो डीएनए का जो डिटेल स्ट्रक्चर है वो कैसे फाइंड आउट किया गया था, तो फ्रेडरिक मिस्टर ने न्यूक्लियस के अंदर एक एसिडिक सब्सटेंस को डिस्कवर किया था। अब एसिडिक सब्सटेंस होता है या नहीं होता वो कैसे पता चलता है? एक्चुअल में जब हम सेल को स्टेन करते हैं ऑब्जर्व करने के लिए, तो या तो हम एसिडिक डाई यूज करते हैं या बेसिक डाई यूज करते हैं। जब भी हम कोई स्टेन यूज करते हैं तो उसमें सेल के सभी पार्ट्स यूनिफॉर्मली स्टेन नहीं होते हैं, सबका कलर एक जैसा नहीं होता, कोई लाइट आता है, कोई डार्क आता है, कोई स्टेन नहीं हो पाता है। तो यहाँ पे न्यूक्लिक एसिड के अंदर जो मटेरियल था जब उसको स्टेन किया गया, मान लो एसिडिक डाई के साथ स्टेन किया गया तो स्टेन नहीं आया था उस टाइम पे। तो बेसिक डाई जब यूज की गई तो बेसिक डाई ने उसके साथ इंटरेक्ट किया, तो अल्टीमेटली ये पता चला कि जो न्यूक्लियस है उसके अंदर जो मटेरियल होता है वो एसिडिक नेचर का होता है, तभी बॉन्ड बन सकते हैं। तो वहां पे जो न्यूक्लियन को डिस्कवर किया गया था वो बताया गया था कि वो एक एसिडिक सब्सटेंस है। डीएनए उस टाइम पे वर्ड नहीं दिया गया था, डिस्कवर नहीं हुआ था, तो न्यूक्लियन उसको बोला गया था। लेकिन अब इस न्यूक्लियन का डिटेल स्ट्रक्चर क्या था वो फाइंड आउट नहीं हो पाया था, क्योंकि उस टाइम पे इंटेक्ट फॉर्म में डीएनए के इतने बड़े स्टैंड को आइसोलेट कर पाना टेक्निकली इम्पॉसिबल था, या टेक्निकली पॉसिबल उस टाइम पे तो नहीं था। इसलिए काफी लंबे टाइम तक डीएनए को डिस्कवर, डीएनए का जो स्ट्रक्चर है उसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सका था। बाद में वेटसन एंड क्रिक ने 1953 में डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल दिया था। 1953 जेम्स वेटसन एंड फ्रांसिस क्रिक, इन्होंने डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल दिया था। डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल, इन्होंने डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल 2 लोगों की फाइंडिंग के बेस पे दिया था। फर्स्ट एक्सरे डिफ्रैक्शन डाटा, दैट इज बाय द मॉरिस विल्किंस एंड रोजलिंड फ्रैंकलिन। ये 2 साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक्सरे डिफ्रैक्शन डाटा जो है वो प्रोवाइड किया था। एक्सरे डिफ्रैक्शन डाटा क्या होता है? एक्चुअल में एक्सरेज जब किसी मॉलिक्यूल के ऊपर बम्बार्ड की जाती है तो एक्सरेज की वजह से डेविएशन आता है। जैसे आपने 11th में रदरफोर्ड मॉडल पढ़ा होगा, तो जब डेविएशन आता है तो उसके बेस पे एक इमेज तैयार की जाती है और उससे स्ट्रक्चर के का जो आइडिया है वो फाइंड आउट होता है। तो उन्होंने एक्सरे डिफ्रैक्शन डाटा यूज किया था। और सेकंड यूज किया था बेस पेयरिंग रूल। बेस पेयरिंग
बेस पेयरिंग कॉन्सेप्ट ऑफ द चारगप्स रूल। चारगप रूल की बेस पेयरिंग कॉन्सेप्ट को भी उन्होंने यूटिलाइज किया था। तो चारगप्स की बेस पेयरिंग रूल क्या कहता है कि जो एडमिन है वो हमेशा थायमिन के बराबर होता है, गवानिन हमेशा साइटोसिन के बराबर होता है, या ये कह सकते हैं ए और जी, क्योंकि जितना ए होगा उतना टी होगा और जितना जी होगा उतना ही सी होगा। तो ए प्लस जी इसका सम इसके सम के बराबर हो सकता है, ये इन्होंने प्रोवाइड किया था। यहां पे बेस पेयरिंग या कॉम्प्लीमेंट्री जो रूल है वो काफी इंपॉर्टेंट रखता है, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर के बिहाफ पे अगर हमें एक स्टैंड के न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस पता है, ए जी सी टी ए सी जी, अगर एक स्टैंड के ऊपर हमें न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस पता है तो बेस पेयरिंग के अकॉर्डिंग हम दूसरे स्टैंड के न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस तरीके से न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस कैलकुलेट किया जा सकता है। तो काफी इंपॉर्टेंट था चारगप्स का बेस पेयरिंग रूल, कॉम्प्लीमेंट्री रूल। तो इसी बेस पे आगे पता चलता है कि जो डीएनए अपने आप को डबल करता है और जो भी नया डीएनए बनता है उसके अंदर जो सीक्वेंस होते हैं वो पेरेंटल स्टैंड के सीक्वेंस के अकॉर्डिंग ही प्रेजेंट होते हैं। अब डीएनए डबल हेलिक्स जो मॉडल वेटसन और क्रिक ने दिया था उसके कुछ पॉइंट्स थे। पहला पॉइंट तो ये था कि जो डीएनए है वो डबल स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होता है। डबल स्टैंडर्ड फॉर्म होती है इसकी, दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। दूसरा, उसमें जो सुगर फॉस्फेट है, सुगर फॉस्फेट बैकबोन बनाते हैं। जो बैकबोन है वो सुगर फॉस्फेट की बनी होती है। नाइट्रोजन बेस जो होते हैं वो अंदर की तरफ प्रोजेक्ट होते हैं। नाइट्रोजन बेसिस प्रोजेक्ट इनवर्ड्स अंदर की तरफ प्रोजेक्ट होते हैं, और जो नाइट्रोजन बेसिस है वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं बेस पेयरिंग के अकॉर्डिंग। बेस पेयरिंग के अकॉर्डिंग जब वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है। मींस जैसे ए है वो टी के साथ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से, जी सी के साथ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा होता है। इसके साथ में जो 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन जो एक डीएनए मॉलिक्यूल को बनाते हैं उनकी पोलैरिटी एंटी पैरेलल होती है। मींस अगर एक की डायरेक्शन 5 से 3 प्राइम है तो दूसरे की डायरेक्शन 5 से 3 प्राइम होगी। 5 to 3 प्राइम, 3 to 5 प्राइम। तो इस तरीके की इनकी पोलैरिटी होती है, एंटी पैरेलल पोलैरिटी इनके अंदर प्रेजेंट होती है। इसके अलावा जो हाइड्रोजन बॉन्ड जो इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं वो काफी स्टेबिलिटी इसको प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट जो थिंग होती है इसमें कि जो डीएनए